2014 के बाद हर एक पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडरशिप के चारों तरफ स्लीपर सेल्स, जिन्हें ट्रोजन हॉर्स भी कहा जाता है, स्लीपर सेल भी कहा जाता है, वो एजेंट कहा जाता है। आरएसएस और बीजेपी ने हर बड़ी बड़ी पार्टी के अंदर अपने जो मुखबिर हैं, जासूस कह लीजिए, स्लीपर सेल कह लीजिए, बिठा दिए हैं। और उनका काम, सबसे बड़े कामों में से एक बड़ा काम यह है, गुमराह तो हर टॉपिक पे करें, लेकिन मशीनों के ऊपर अपनी लीडरशिप को बिल्कुल भी एजिटेट ना करने दें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं उनमें से जो नज़र तो हमारे साथ आते हैं, मतलब सिविल सोसाइटी के साथ नज़र आते हैं, देखने में ऐसे लगते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप भी देख रहे हो, लेकिन अंदर से वो होते आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं। और अपने चेहरे से नकाब कई लोगों ने उतार दिया है, कई लोगों ने अभी भी नहीं उतारा, लेकिन रंगे हाथों कई लोग पकड़े गए। तो 2 लोगों का और 2-3 लोगों का मैं आज खुलासा करने वाला हूँ। ये हरियाणा के चुनाव के बाद ही इनको मशीनों के बारे में ये कमी पता लगी, ऐसा कहना सरासर नादानी होगी। जयराम रमेश जी जो और उनके साथ खेड़ा जी हैं, उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मशीनों के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से इतना बड़ा एक तरीके से आरोप लगाया। अब ये क्यों लगाया? क्योंकि यही वो लोग हैं, जयराम रमेश जी खास तौर पे, और तो उसमें वेणुगोपाल जी का भी नाम आता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है, राहुल गांधी जी को इन मशीनों के खिलाफ डिसुएड करने, मतलब बोलने से और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने से कांग्रेस पार्टी को किसी ने रोका, राहुल गांधी जी को किसी ने रोका, तो वो जयराम रमेश जी का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। और उनके चारों तरफ और जो एक क्लोज नेट टीम है, उनका सबसे बड़ा रोल आता है। वरना ना लोकसभा में ये हालत होती चुनाव में, ना हरियाणा में होती। लेकिन हरियाणा में तो एकदम सब लोग शॉक, मतलब जैसे 40,000 वोल्ट का झटका लगा सबको। ये हरियाणा के चुनाव में तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को साफ पता था कि महमूद प्राचा साहब जो कह रहे हैं, जो गर्ग साहब कह रहे हैं, जो देवाशायम साहब कह रहे हैं, जो 3-3 रिपोर्टें डिटेल्ड में पब्लिक डोमेन में आई हैं, ये सब सच हैं। लेकिन जयराम रमेश जी जो और उनकी टीम जो नज़र आती है उनके साथ ख़ास तौर पे, और जो उनके सहयोगी हैं, उनमें से एक वेणुगोपाल साहब भी बताया जाता है। और तो उन सब लोगों ने राहुल गांधी जी को मशीनों का मुद्दा, मेन मुद्दा बनाने से रोका। एक पब्लिक डोमेन में जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था ना, मैंने तब भी ये बताया था कि सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में बहस ये की गई कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती की थी। हम लोग तो कहना ही ये चाहिए सबको कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है। जब तक हम ये कहेंगे ही नहीं तो कौन सा कोर्ट हमें मदद करेगा? तो उसके बाद एक और चेहरा बेनकाब हुआ, और वो है योगेंद्र यादव जी का। कितने हमारे अपने लगते थे वो कि ये संविधान की रक्षा करने वाले हैं, ये हमारे ओबीसी समाज से हैं, कितने अपने लगते थे। ये भी स्लीपर सेल निकले। और सबूत जो ये तीनों रिपोर्ट्स पेश की गई, जिसमें प्यारेलाल गर्ग साहब की भी इन्वॉल्वमेंट थी, और वो इतनी अच्छी एनालिसिस करते हैं, आप लोग उनके इंटरव्यू सुनो, आपको नज़र आ जाएगा। देवासायम साहब ने, रिटायर्ड जजेस ने, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं इस बारे में, उन सब की 3 रिपोर्ट्स तैयार की, तीनों का। और एक जर्नलिस्ट भी हैं, अग्रवाल साहब है, उनका नाम मुझे याद नहीं है अभी। तो उन सब लोगों ने इतनी अच्छी मशीनों के बारे में रिपोर्ट्स तैयार करके पब्लिक डोमेन में डाली। चुनाव आयोग ने कभी भी उनका जवाब नहीं दिया। जवाब दिया तो कैसे? 17 सितंबर को ये मशीनों का मामला किसी तरीके से ज़मीन में गाड़ दें, देश की जनता बस मशीनों की बात करनी बंद कर दे। बाकी भारतीय जनता पार्टी को कितनी बुराई कर लें, उनको कितनी गाली दे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा लें कि ये धर्म की राजनीति करके बेईमानी से वोट ले रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कह दें कि जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया, कोई भी एक्सप्लेनेशन दे दी जाए चुनाव हारने की, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि असली मुद्दा क्या है उनका? वो है ये मशीनें। तो वो अपने आप ही अपनी कई तरह की गलतियां भी खुद ही कबूल करते हैं। जैसे नायब सिंह सैनी जी ने कहा, हमने सब मैनेज कर लिया है, सब जुगाड़ कर लिया है। ये चुनाव से पहले ही बोला ना उन्होंने, हमने सब व्यवस्था कर ली है। मतलब वो कुछ भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, लेकिन मशीनों की बात मत करो, क्योंकि वही सारी सबसे बड़ी गड़बड़ी की, मैं ऐसा नहीं कह रहा और तरीके से गड़बड़ी नहीं होती है, मशीनों से सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। और मशीनें, जैसे राहुल गांधी जी के शब्दों में, राजा की जान तोते में है, तो मोदी जी की, आरएसएस और बीजेपी की जान इन मशीनों में है। इस चीज़ से राहुल गांधी जी को किसी ने रोका, तो एक तो जयराम रमेश जी और उनकी टीम ने, मैं धीरे धीरे करके सबके नाम उजागर करूंगा, और एक योगेंद्र यादव जी ने बहुत लंबा चौड़ा है आर्टिकल लिखा। 17, देखिए अखबार भी कौन सा चुना गया, इंडियन एक्सप्रेस, जर्नलिज्म ऑफ करेज, एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने सारी रिपोर्ट्स को, प्यारेलाल गर्ग साहब की हो, देवाशायम साहब की हो,
मैंने जो भी सबूत पेश किए उसको पूरी तरीके से झूठा ठहरा दिया और ये बोला कि जो मशीनों की डिबेट है ये बंद हो जानी चाहिए। मैं दिखा देता हूं आपको, ये इन्होंने 17 सितंबर को पूरे देश का और दुनिया का ध्यान बटाने के लिए ये आर्टिकल लिखा 17 सितंबर को। कब? जबकि हरियाणा के चुनाव के नतीजे आने वाले थे। ये नजर आ रहा है आपको सबको? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो बताई जा रही हैं मशीनों की, इसको दबा दो, इसको रोक दो। अब योगेंद्र यादव जी जब ये बात कहेंगे तो लोग यकीन करेंगे, वो तो बहुत बड़े सीफोलॉजिस्ट और पता नहीं क्या क्या हैं, कहते तो अपने आप को यही हैं। फिर उसके साथ साथ जयराम रमेश जी, ये देखिए, और ये दोनों जो लंबी लंबी यात्रा कर रहे थे ना राहुल जी, उसमें साथ साथ नजर आ रहे होंगे दोनों आपको। ये कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ एक ही चीज समझा रहे होंगे, बाकी सब में जय जयकार है राहुल गांधी जी की, लेकिन जो असली मुद्दा है उससे भटकाना है। बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, मेरा ये मानना है, और ये मैं साबित भी कर दूंगा और कर सकता हूं। तो उसके बाद जब हरियाणा में इतना बड़ा शौक लगा, पूरा देश जब ये कह रहा था कि किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे, बावजूद इसके कि हुड्डा साहब ने, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया, नहीं किया, उन्होंने भी लालच आया कि अब तो आंधी चल रही है। और ये योगेंद्र यादव जी आंधी तो अपनी स्पीच में ही बता रहे थे, आंधी और पता नहीं सुनामी और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। तो ये जब हुड्डा साहब को लगा, मैं गलती बता रहा हूँ हुड्डा साहब की भी, उन्होंने कहा अब तो आंधी है, मैं अपने घटिया से घटिया आदमी को टिकट दिलवा दूँ, दे दूँ, तो बस रेलम पेल कर दो। उन्होंने वो किया। शैलजा जी को मेरा जो मानना है, उनको सीएम का चेहरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, पर ये मैं उनको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो ये सारे के सारे जो गड़बड़ी हुई, जो संगठनात्मक भी गड़बड़ी हुई, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये जान के कि सुनामी आई हुई है, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे डाल दिया। ये भी किसने किया? इन्हीं लोगों ने, ये योगेंद्र यादव टाइप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स मोड में डाल दिया, शिकायत ही मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंखें बंद करो और तुम जीत गए। ये माहौल बना दिया जम्मू कश्मीर में भी। और ये दूसरा बड़ा धोखा था, क्योंकि चुनाव तो चुनाव होता है ना, लड़ाई तो पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि मशीनों को भी तो कुछ हद तक ज़्यादा रोका जा सकता है ना। अगर मशीनों से भी चुनाव हो तो उसको भी रोका जा सकता है। जैसे फर्स्ट फेज़ में जो चुनाव के नतीजे हैं, वो आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के, जो फर्स्ट फेज़ के जितने भी इलेक्शन हुए, फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन, और हमने नाक में दम कर रखा था आयोग का, उसकी वजह से भी फर्स्ट फेज़ के उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं वो आप लोग सब देख लीजिए। तो उसके बाद जब ये धक्का लग गया, तब अब सबको पता था कि राहुल गांधी जी, खड़गे जी टॉप लीडरशिप पूछेगी, तो किसी और के बगैर बोले सबसे पहले जयराम रमेश जी ने अपने खेड़ा साहब के साथ मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मार दी कि जी मशीनों में गड़बड़ है 99%। और ये, अरे भाई ये तो मैं पहले से ही बोल रहा था, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, या कोई उनसे सवाल ना करे कि भाई असली गड़बड़ तो इधर से हुई है ना, जब वरना एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिल रही कोई, भले ही कुछ भी हो जाता, कितना भी भीतरघात, पब्लिक इतने खिलाफ थी बीजेपी और आरएसएस के। और बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस की है कि ये तो जब भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीती है मोदी जी की पूरी ताकत लगा के, जब भी लोकसभा में इतने परसेंटेज नहीं आए, आज तक कभी उनकी क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई, हरियाणा में अब कैसे आ गई, ये सब रीजंस दे रहे हैं। तो अब एक ही वजह बचती है, मशीनें। तो मशीनों के खिलाफ इनसे सवाल ना किया जाए, इसलिए एज एन आई वॉश धोखा देने के लिए राहुल गांधी जी को और लीडरशिप को एक बार फिर स्वयं ही इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और एक टूटा फूटा सा लेटर लिख दिया। किसको? अब आप देखिए, जो चोरी कर रहा है उसको लेटर लिख के ये बोलोगे कि आप ये चोरी हो रही है, इसको रोको, तो वो क्या कहेगा? चोर क्या कहेगा? यहाँ तो कोई चोरी नहीं हुई। और ये लेटरबाजी करने से आरएसएस और बीजेपी को कोई फर्क पड़ता है क्या? इस गलत फहमी में जी रहे हैं ये जयराम रमेश साहब और ये जितने भी उनके साथी सहयोगी हैं। तो ये एक धोखा देने के लिए अपनी पार्टी हाईकमांड को, ये एक्टिविटी भी एक कॉन्सेप्ट होता है हाईजैकिंग द ऑपोजिशन, ताकि ये मशीनों की आवाज़ उठाने वाली भी जो आवाज़ है वो भी खुद कौन बन जाए? जो मशीनों के लिए भीतरघात करने के लिए स्लीपर सेल हैं। तो वो स्लीपर सेल ही मशीनों के बारे में प्रोटेस्ट करने पहुंच गए, आगे आगे बढ़ के फोटो खिंचवा ली। और उनके कुर्ते देखिए और चेहरे देखिए, कितनी मुस्कुराहटें नजर आ रही हैं चेहरे पे, जैसे कोई वो फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, किसी की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं। कोई सीरियसनेस नहीं, कोई मन में आग नहीं, आज तक नहीं लगेगी इनके। वो एकदम बढ़िया कलफदार कपड़े होंगे, और मतलब खुद इनके लीडर जो हैं, ना खड़गे जी ना राहुल जी के कपड़े भी इतने कलफदार नहीं होते हैं जितने इनके होते हैं। इनके कपड़े पे सिलवट आ जाए तो ये प्रेस से ब्रीफिंग नहीं करते हैं। ये कैरेक्टर लेके ये पहुंच गए वहाँ पे, और नाकाम होके फिर अपना मुंह लटका के वापस आ गए और चुपचाप सो गए। दूसरा,
अब मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो आरएसएस के स्लीपर सेल जिन पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, अब ये क्या बोल रहे हैं ये और देख लीजिए आप। समाप्त होने के बाद उनसे कुछ किया गया। अभी गंभीर आरोप में मैं नहीं कह रहा हूं। ये योगेंद्र यादव जी क्या कह रहे हैं आप, जब ये हैरानी वाला रिजल्ट आ गया। चुनाव आयोग का जवाब भी मैंने पढ़ा, वो इतना टेक्निकल है कि मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, बैटरी और ये सब मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मामला गंभीर है जिसकी जांच होनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ ये कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि इस सब के बारे में देश को आश्वस्त करना कि निष्पक्ष है, दोनों जरूरी है। ये चुनाव आयोग कुछ समय से ऐसे काम नहीं कर रहा है, जनता के सामने पूरी स्थिति साफ करना। अब ये व्यक्ति किसानों के बारे में भी बोल रहे हैं, सारी चीज़ें एक ये चिन्ह किसानों के लिए भी बहुत बड़े आंदोलनकारी बनते हैं, जाके हर जगह पहुंच जाते हैं ना ये, और प्रेस के माध्यम से, और जो एक स्टैंडर्ड तरीका है जो ये क्रिमिनल मीडिया पे आता है टेलीविज़न पे, मेरा तो फॉर्मूला आप सबको पता ही है, जो भी व्यक्ति मुखरता से एक क्रिमिनल मीडियम्स पे दिखाया जाता है टेलीविज़न पे और अखबारों में, वो एजेंट होता है आरएसएस का। ये तो आप लोगों को मैं हज़ारों बार बता चुका हूँ, और उसके ये फार्मूला ऐसा है जिससे सबसे पहले आरएसएस का एजेंट पकड़ा जाता है। बहुत मुखरता से उसकी पब्लिसिटी होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी टीवी पे ज़रूर नज़र आते हैं मुखरता से, तो ये भी महाशय नज़र आते हैं। तो इसीलिए ये किसान आंदोलन के भी बड़े वो आंदोलनकारी बढ़ गए, और जब सरकार ने हमला करा दिया किसानों पे तो अपने पल्ला झाड़ के कोने में खड़े हो गए कि हमारा कोई मतलब नहीं है, हिंसा तो सरकार करती है ना। तो ये तब एक भीतरघात का काम करते हैं, एक बात। दूसरा, इस चुनाव के भी मशीनों के बारे में भी इन्होंने अभी तो बोला ना, मैं तो कोई इंजीनियर नहीं हूँ, साफ बोल रहे हैं जी। अब ये मशीनों में क्या गड़बड़ हुई, वो बड़े सीरियस आरोप हैं, और मुझे तो सुनामी लग रही थी, मतलब कांग्रेस के लोग जो है वो सो जाएं, सुनामी है सो जाओ और लूट मचा दें, जिनकी ताकत चल रही है वो टिकटें लूट लें, सब लूट लें, ये कैंपेन कर रहे थे। तो कांग्रेस का नुकसान करने के लिए सबसे आगे ये भी रहे चेहरे, और अब क्या कह रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ है, चुनाव आयोग को कुछ देखना चाहिए। मैं तो इसका टेक्निकल इंजीनियर हूँ नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। भाई तुम्हें समझ में नहीं आता तो इंडियन एक्सप्रेस में तुमने इन मशीनों के खिलाफ इतना बड़ा आर्टिकल लिख दिया, और उससे भी मज़ेदार बात यह, देवाशायम साहब ने कोशिश की इसका एक काउंटर देने की। देवाशायम साहब को आप सब लोग जानते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने, जर्नलिज्म ऑफ करेज ने उनका आर्टिकल छापने से मना कर दिया, ताकि ये चीज़ एक्सपोज ना हो जाए कि योगेंद्र यादव साहब ने कितना बड़ा धोखा देश के साथ किया है, कितना बड़ा झूठ मशीनों के बारे में बोला है। जबकि अब वो खुद कह रहे हैं मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ। अरे भाई तुम इंजीनियर नहीं हो तो क्यों मशीनों के बारे में बोल रहे हो? हम लोग भी इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे तो हैं, और ये तो बहुत छोटी छोटी है, कोई भी रिसर्च करके बता देगा। एलन मस्क को तो देखा होगा आपने, जो इस कंप्यूटरॉनिक्स का सबसे बड़ा इस वक्त व्यक्ति माना जाता है, उसकी तो सारी की सारी बिजनेस ही कंप्यूटर पे बेस्ड है। वो जब ये कह रहे हैं, हमारे आंदोलन के बाद एलन मस्क साहब ये कहने पे मजबूर हो गए, या उन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया कि भाई पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। इतना भी नहीं देखते थे योगेंद्र यादव जी, चाहे 17 सितंबर को ये आर्टिकल लिखने से पहले, कि पूरी दुनिया में कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होते, सॉरी ये मशीनों से चुनाव नहीं होते, ये नहीं देखते थे। ये सब जानते हैं ये एजेंट है, और इसका सबूत यही है। तो और कौन सा सबूत चाहिए? योगेंद्र यादव जी आरएसएस के एजेंट है, और ये जयराम रमेश जी आरएसएस के एजेंट है, मेरे खिलाफ इतना कर दिया। और मशीनों का तो है ही, तोते में जान, तोता ही तो है मशीनें।